हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। शून्य से शिखर तक की इस कड़ी में टॉपर्स टॉक में हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के चयनित सहायक आचार्य सीताराम गोदारा, जिनकी रैंक 5 है। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है 5वीं रैंक हासिल करना, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं एक बार राजर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से सीताराम सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। सीताराम जी एक विद्यार्थी के तौर पे हमारे साथ जुड़े थे। ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में थे उस समय जब हमने बीकानेर स्टार्ट किया था। जैसे मैंने बताया था, अजेंद्र बहादुर और सीताराम वहीं से जुड़े हुए हैं शुरुआत से ही। तो वहां से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज यहाँ पहुंचे असिस्टेंट प्रोफेसर पर। तो सर, इस जर्नी के बारे में हम आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे। कुछ साथियों ने भी हमसे पूछा कि सर ये हमारे डाउट है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका संक्षिप्त में परिचय और क्वालिफिकेशन क्या रही? सर, मैं लुनकरन सर बीकानेर जिले में तहसील है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है 12th तक लुनकरन सर से ही हुई है। उसके बाद जो मेरी बीएससी है वो मैंने डूंगर कॉलेज से की है। और फिर फाइनल ईयर में मैंने जेम की प्रिपरेशन के साथ ही आईआईटी गांधीनगर से एमएससी 2022 में की। बिल्कुल, 2000 एमएससी यानी बीएससी के तुरंत बाद है आप में एमएससी में चले गए थे। तो नो डाउट आप शुरुआत से टैलेंटेड तो थे ही। एमएससी आपकी 2022 में कंप्लीट हुई और भर्ती लगभग 2023 के आसपास आई थी। लगभग साल भर का समय आपको मिल गया था। तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मोटिवेशन है वो शुरुआत से ही था या एमएससी करने के बाद आया या कहीं से मिला? तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार हमें जरूर बताएं। सर, जैसा मैंने बताया कि जेम की तैयारी के दौरान मैं प्रदीप सर और आपसे कोचिंग के थ्रू मिला था। तो वहीं से फिर वो जो जुड़ाव है वो बना रहा। तो एमएससी के बाद में जब मैंने प्रदीप सर से बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरा जो अच्छी जगह से एमएससी होने के वजह से मैथ्स अच्छी है, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगी। तो वही मेरे लिए सबसे पहला मोटिवेशन था और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल, नो डाउट। जैसे सीताराम गोदारा हो या लास्ट कड़ी में हमारे साथ जुड़े थे अजेंद्र बहादुर, दोनों की जर्नी है वो काफी शानदार रही है। ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी बॉम्बे से था और सीताराम आईआईटी गांधीनगर से किया। और हर कोई जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है शिक्षा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो आप नेक्स्ट आपके मन में जो सवाल नहीं आया क्या, भाई सिलेबस है इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, टाइम भी थोड़ा सा कम है, या दूसरा ऐसा भाई टाइम पीरियड इस भर्ती में ज्यादा लगता है, तो आपके ऊपर इस टाइप का कभी प्रेशर नहीं रहा क्या मुझे दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? इस टाइप का कभी प्रेशर हुआ नहीं हुआ घर वालों की तरफ से? नहीं सर, इस मामले में मैं सर काफ़ी लकी कहूँगा अपने आप को, क्योंकि घर वालों की तरफ से कभी मेरे को किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं हुआ। और प्रॉपर समय पे आपका और प्रदीप सर का गाइडेंस भी मेरे को मिल गया, तो फिर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो गई। बिल्कुल सीताराम जी। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपकी रणनीति क्या रही तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए, उसका जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपकी सफल रणनीति, सही रणनीति। अगर आप सही रणनीति के अनुसार, सही डायरेक्शन के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन हो जाओगे। अगर डायरेक्शन थोड़ी बहुत इधर हुई तो सिलेक्शन से काफी दूर हो जाएगी। तो इसमें आपकी रणनीति के बारे में कुछ जो आप बताएं हमें साथियों के, ताकि वो आपको फॉलो करके वो भी आगे बढ़ सके। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी बाहर से देखने पे भारी भरकम लगता है। 3 एग्जाम है, 2 सब्जेक्ट के बड़े एग्जाम हैं, उनमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर अपन मैथ्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बट एग्जाम की रणनीति की बात करें तो सबसे पहले इसका सिलेबस मैंने जब देखा तो उसमें मोस्टली यूजी और पीजी का ही पोर्शन था, उसके अलावा कुछ नई चीज़ नहीं थी। तो यूजी का, क्योंकि मैंने आपसे जुड़ा हुआ ही था यूजी के टाइम पे, तो मैथ्स अच्छे से करी थी। उसमें कुछ भी फॉर्मेलिटी जैसा या जनरली लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं ग्रेजुएशन को, वो मेरे साथ नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैथ्स को काफ़ी अच्छे से कर लिया था। उसके केस में इसलिए मेरा जो 50% सिलेबस है वो तैयारी शुरू करने के टाइम ही मैं फेमिलियर था अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। फिर जो सेकंड पेपर की हम बात करें पीजी, तो उसमें
भी मास्टर्स की वजह से, आईआईटी में मास्टर्स की वजह से कुछ पोर्शन है वो काफी अच्छा था, और कुछ जैसे कि स्पेशल फंक्शन हो गया, डिफरेंस ज्योमेट्री हो गया, टेंसर जैसे कुछ नए सब्जेक्ट भी थे। बट ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो एक बार स्टार्ट करने में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट यही वो सब्जेक्ट है जो काफी स्कोरिंग भी साबित होते हैं जब आप उनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि आपका 70 से 80% तो पहले से तैयार था, तो 20-1% टॉपिक रहते हैं जो हम नहीं पढ़ा होता, और वो लगभग मोस्टली सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे आप डीयू से हो, चाहे आईआईटी, एनआईटी से होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या जरूर क्रिएट करते हैं शुरुआत में। बट ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वही टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन करवाते हैं, जो आपको अच्छी रैंक दिलाते हैं। तो ये आपके पास था कि ये मैटर है, तो फिर आपका उसके पाठ्य वस्तु क्या थी, आपने सिलेबस को कैसे कवर किया? लगभग 1.5 साल का आपको समय मिल गया होगा। हाँ सर, मैं जनवरी 2023 से ही मैं प्रदीप सर के साथ ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं हो गया, साथी अजेंद्र थे, प्रदीप सर थे, और भी हमारे 1-2 साथी थे, तो हम सब ने मिल के ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी उसी समय। उस टाइम जैसे कि जो एग्जाम डेट आई थी वैकेंसी की, वो अक्टूबर में थी, तो हम वही टाइम लेके चले थे। तो वो जो टाइम पीरियड था उसमें जो एग्जाम डेट अक्टूबर थी, उस वजह से हमारी जो तैयारी है वो काफी स्पीड अप होगी कम टाइम की वजह से, और सर के सहयोग से जो सिलेबस है वो काफी कम समय में और अच्छे से तैयार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप सर ने तो फर्स्ट ग्रेड में 4th रैंक हासिल की थी, तो सब्जेक्ट उनका लगभग तैयार था, तो उसका आपको काफी बेनिफिट मिला। तो बिल्कुल भाई, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी एक विशेष ये चीज ध्यान रखें कि आपके जो भी सिलेक्टेड आपके साथी हैं, आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में जो भी आपके जानकार हैं, उनके गाइडेंस में जरूर रहें, ताकि आपको सही डायरेक्शन दे और कम समय के अंदर आप ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट कर सके। ये चीज आपको यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखनी, जो भी आपके जानकार हों उनके साथ जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीताराम जी आपके साथ कि एग्जाम होल्ड टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है मोस्टली अभ्यर्थियों के लिए, कि सर मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट की तुलना में अलग है। जैसा कि मैं बार बार बोलता भी रहता हूं, तो आपको 3 घंटे के अंदर वो टाइम को मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर है वो हासिल कर सकें। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि 180 मिनट और 150 क्वेश्चन, तो लगभग मैथ्स के 150 क्वेश्चन इतने कम टाइम में करना इम्पॉसिबल सा लगता है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखे, प्रैक्टिस के थ्रू अपन इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो मैंने जो स्ट्रेटेजी एग्जाम मैनेजमेंट के लिए अपनाई थी वो ये थी कि एग्जाम को, कोई भी एग्जाम होता है, स्पेशली मैथ्स का एग्जाम है, हम इसको कुछ राउंड्स में डिवाइड कर लें, जिससे कि जो हम अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो मैंने एग्जाम है उसको 3 राउंड में डिवाइड किया था। जैसा कि हम क्वेश्चंस को भी अगर कैटेगरी में डिवाइड करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते हैं। उनमें कुछ जो होते हैं जो रिजल्ट बेस्ड होते हैं, जिनको हम इजी क्वेश्चन बोलते हैं, कुछ है जिसमें 2-3 स्टेप का कैलकुलेशन होता है, उनको मीडियम क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि हम सेकंड राउंड के लिए रखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में अपन वो क्वेश्चन करते हैं जो या तो नए क्वेश्चन है जो अपन ने पहले से नहीं देखे हैं, या फिर उनकी कैलकुलेशन अपने को पता है कि काफी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से पूरे एग्जाम को जो 150 क्वेश्चन है उनको हम 3 राउंड में अगर डिवाइड करेंगे तो काफी बेनिफिट हम काफी अच्छे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बताया। और बार बार मैंने ये चीजें हैं वो जैम के दौरान भी तैयारी करते थे, जो सीताराम वगैरह को बताई थी, क्योंकि मैंने कोटा से तैयारी की थी जेई की, इसलिए ट्रिपल होती थी उस समय, उस दौरान। तो वहां पर यही रणनीति रहते हैं कि टेस्ट वहां मैक्सिमम लेते हैं, तो वहां से मुझे आदत पड़ी हुई थी। और जो भी मेरा जुड़ा है, आपने भी देखा होगा वीडियो के अंदर, जब भी मैं बताता हूँ 3 राउंड के अंदर करना है, उससे फायदा ये रहता है ओएमआर सीट में, कि ओएमआर सीट है वो 3 राउंड में भर लेते हैं। अदरवाइज मोस्टली एक दो विद्यार्थी हर बार ये समस्या रहता है कि सर लास्ट में मेरे 10 गोले खाली रह गए, मेरे 12 गोले खाली रह गए, क्योंकि आप एक साथ लास्ट में भरोगे तो गोले भी ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। और आप राउंड वाइज करोगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मेरे फर्स्ट राउंड में 20-30-40 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर आपका रिदम बन जाता है और उस चीज का फायदा मिलता है। ठीक है सीताराम जी, नेक्स्ट आपसे एक ये क्वेश्चन रहेगा जो हमारे सभी साथियों में रहता है, और जो आपने तैयारी की इस दौरान आपके लिए क्या क्या चैलेंज आए और उन चैलेंज को आपने कैसे निपटा उन चैलेंज से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो काफी भारी भरकम लगता है। बट मेरे केस में जैसे मैंने बताया
कि जो यूजी पार्ट है मेरा पहले से काफी अच्छा था। पीजी पार्ट में थोड़ा सा मेरा इसलिए चैलेंज था क्योंकि उसमें कुछ 50% टॉपिक ऐसे थे जो मैंने कभी नहीं पढ़े थे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी कम रहती है और जो वैकेंसी है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल रहती है, और उसमें जो करंट वैकेंसी जो भी चल रही होती है उसमें एक लंबा टाइम पीरियड चला जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि हम अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट रखें और कैसे मोटिवेट रखें, उस तैयारी के दौरान कैसे खुद को मोटिवेट रखें, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा बताया सर ने, लगभग 3 साल का समय लग जाता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने में। पहले पेपर जीके का होता है, फिर मैथ्स का भी होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू, इतने सब्जेक्ट का, और फिर रिजल्ट आना, फिर ज्वाइनिंग। तो लगभग 2.5-3 साल का पीरियड रहता है। इस दौरान हमारा मन भी रहता है कि दूसरी भर्ती आ गई, वहां चले जाएं, एक और कुछ एएसओ की आ गई, सेकंड ग्रेड की आ गई। तो थोड़ा सा उस दौरान अपने आप को खुद को कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सीताराम सर। अब आपसे कुछ हमारे साथी जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है ना, उनका आप किस प्रकार से आप अच्छे से उनको गाइड करोगे। एक तो है कि मोस्टली जनरली क्वेश्चन मुझसे ही पूछा जाता है कि सर मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि कुछ क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट ही याद करना है, डायरेक्ट ध्यान रखें। ऐसे कैसे क्वेश्चन है, सभी मैथ्स के क्वेश्चन को करना है या कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम याद रख सकते हैं डायरेक्ट? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये मैथ्स के स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमें मैथ्स सब्जेक्ट चूज करने के बाद भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरह याद करनी पड़ रही है चीजें। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, बट क्या करें, एग्जाम की डिमांड ही ऐसी है कि याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना अपना सिलेक्शन है वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि एग्जाम पैटर्न सुधरेगा, बट अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने को याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीजें ये है कि सबसे पहले तो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स है कुछ वो हमें याद होने ही चाहिए। शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम उनको याद कर सकते हैं। उसमें भी कुछ जैसे लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो याद कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे आपके स्टैटिक्स डायनेमिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर क्वेश्चनों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है काफी साथियों को, तो उसमें आप क्या करें, कुछ याद करें या चीजों को, या स्टैटिक्स डायनेमिक्स में सर याद करना उतना शायद मददगार नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनमें भी वही है कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और जो मेथड है फॉर्मेट में है उनको ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को छोड़ करके जो एबीसी की फॉर्मेट में है जो है उन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे साथियों ने कि जो पीजी पार्ट है उसमें स्पेशल फंक्शन हो गया, टेंसर हो गया, डीजी वाला पार्ट हो गया, जिनकी एमएससी बार से मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, बट वापस ये क्वेश्चन आपसे है कि उन टॉपिकों को हम कैसे मैनेज करें। शुरुआत में समस्या होती है, बाकी बाद में लास्ट में जाते जाते तो सबसे आसान वही टॉपिक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, किस प्रकार करें? पीजी के टॉपिक के लिए यही है कि अगर किसी भी अकेले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगर आपका ग्रुप बन जाता है या अगर कोई गाइड करने वाला है आपको, क्योंकि अगर गाइड करने वाला होता है तो ये टॉपिक मुश्किल लगते हैं अपन को, बट असल में ये टॉपिक मुश्किल है नहीं। इनमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, लिमिटेड चीजें होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनमें बनते नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, उन्हीं को घुमा फिरा के नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपका ग्रुप है या 2-3 लोगों का या आपको कोई गाइड करने वाला है तो वो सबसे बेस्ट तरीका इन टॉपिक्स को करने के लिए रहेगा। बाकी दूसरी चीज एक मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, स्पेशल फंक्शन है, टेंसर है ना, इसके अलावा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इनके वन शॉट रिवीजन भी अपने आपको इस पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो वहां से एक बार देखने पे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, चीजें समझने आसान हो जाएंगी, फिर आप सेल्फ स्टडी करके उन चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, सर का वीडियो भी मैं कहना चाहूंगा काफी हेल्पफुल है। अगर आप पहले उनको अगर देख लेंगे तो बाद में आप उनको खुद से पढ़ सकते हैं। आपकी जो इनिशियल अप्रोच जो होनी चाहिए वो वीडियो से, सर के वीडियो से डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है आपसे सीताराम जी कि लास्ट 2 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, यानी कि दिसंबर 2025 में एग्जाम है और मोटा मोटा मानने के लगभग 2 महीने का आपके पास समय है। तो इस 2 महीने समय के अंदर क्या रणनीति रहनी चाहिए और आपकी क्या रणनीति रही थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से सर रणनीति के बारे में बताने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि
जो लास्ट 2 महीने की रणनीति, ये उन लोगों के लिए कारगर साबित होगी जिनका सिलेबस कम से कम 80% सिलेबस आज की डेट तक हो चुका है। अदरवाइज तो आप PYQ के थ्रू ही जो टॉपिक है वो कवर करिए, सारा सिलेबस अभी इतने कम समय में पूरा करना संभव नहीं है। जिनका सिलेबस कम से कम 80% 90% हो चुका है या 100% हो चुका है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी कारगर रहेगी कि अभी जो टाइम है वो है टाइम टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स का। आप डेली या अल्टरनेटिव डेज पे आप टेस्ट दीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सर की टेस्ट सीरीज ली थी, और भी जो भी आपको सूट करे वो टेस्ट सीरीज मार्केट में है, जो भी है आप ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ये आता है कि आप रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है वो आप टेस्ट के थ्रू रह सकते हैं। इसमें भी ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जो फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठ के या फिर कहीं भी बैठ के आप टेस्ट दे रहे हैं या कुछ भी, वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़ा सीरियसनेस के साथ टेस्ट दीजिए। आप अकेले टेबल चेयर लगा के, और जो भी अगर आप OMR का जो अगर पॉसिबल है आपके पास OMR के जो लेके और प्रॉपर तरीके से टेस्ट दीजिए। दूसरा ये कि टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने टेस्ट दिया और अपना स्कोर चेक कर लिया, कि नहीं, यहाँ काम आधा ही हुआ है। अगर आपने टेस्ट दे लिया तो ये आपका पूरा काम नहीं हुआ है। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है कि आप अपनी मिस्टेक्स को डिवाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस है वो पढ़ने के बाद भी मेरे को नहीं आ रहे, और दूसरा ये क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो रही है, उनको आप अपनी, जैसे सर ने अपने वीडियो में पहले भी बता रखा है कि एक नोटबुक बनाइए एक टॉपिक के हिसाब से, और उन क्वेश्चंस को नोट करिए। ये क्वेश्चंस मेरे को क्यों नहीं आ रहे हैं, थ्योरी में कहाँ मैंने कमी रख ली, और ये क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक कैसे हो रही है। तो अगर आप उनको, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे अपन टेस्ट देते हैं तो जो मिस्टेक्स करते हैं वो भूलते जाते हैं, तो अगर अपन उनको लिख के रखेंगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि उनको हमें याद रहेगा कि हमने ये सिली मिस्टेक्स करी है, और एग्जाम में फिर जो सिली मिस्टेक्स है वो उतनी ही कम होगी। तो सिली मिस्टेक्स को कम करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि टेस्ट सीरीज के बाद में आप उनको रिव्यू करिए और कॉपी में लिखिए। बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। अगर आप 45 मिनट का टेस्ट दे रहे हैं तो बाकी का जो काम है वो 15 मिनट में हो जाएगा। तो सिर्फ आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज के बाद में शॉर्ट नोट्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से करेंगे तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल, मैं बार बार बोलता हूं और मैंने खुद भी किया है। बाकी आपके सामने जीते जागते उदाहरण है सीताराम गोधारा सर, जिन्होंने 5वीं रैंक हासिल की। शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में आप किसी के साथ जुड़िए, शॉर्ट नोट्स आपके खुद के हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं बनाए हैं या कुछ लोगों हो सकता है थोड़े से बनाने की स्टाइल नहीं है तो आप अपने से जुड़कर ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको इस टाइम पे 3-4 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जो आपको उचित लगे। जो साथी सिलेक्ट हुए हैं उनसे आप बात कीजिए कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी, तो टेस्ट सीरीज जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने कि लास्ट टाइम में जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी ना वो टेस्ट सीरीज ही लेकर आएगी। इसके अलावा सीताराम जी मैं आपसे पूछूंगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन आए और वो भी आपकी तरह अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट करें? तो मैसेज तो सर मैं यही दूंगा कि अगर आप सबसे पहले तो अब अपना जो गोल है वो डिसाइड करिए कि आपको किस लाइन में जाना है या आप किस चीज के लिए आप परफेक्ट है। देखा देखी के चक्कर में, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देखा देखी के चक्कर में मत पड़िए। अपनी प्रतिभा को पहचानिए कि आप किस चीज के लिए बने हैं, वो आप ही बता सकते हो। अगर आप अपना गोल डिसाइड कर पाते हैं तो उसके बाद में फिर क्या है कि पूरी जी जान लगा दीजिए उस चीज में। और मेहनत से, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेहनत से ना हो। और अभी जो कंपटीशन का टाइम है उसमें आप बिना जो हार्ड वर्क के या बिना अच्छे से तैयारी करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा गाइडेंस वगैरह अगर सही से लें, माइंडसेट पॉजिटिव रखें और कॉन्फिडेंस अगर सही हो तो मुझे लगता है कि सर कोई भी लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सर। गाइडेंस का सर मैं ये कहूंगा कि अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोचिंग कौन सी करें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस जॉब के लिए कोई ऐसी कोचिंग नहीं है कि जो आपको इस जॉब के लिए आपको तैयार कर सके या कोचिंग के थ्रू आप सिलेक्शन ले लें। मुझे तो ये नहीं लगता। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कहीं से किसी कोचिंग से या किसी भी टीचर से आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के कुछ वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज
कोचिंग के थ्रू ये नहीं हो सकता, जबकि दूसरा जो इसका है कि गाइडेंस आपको जरूर चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी अपने गाइड डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपके जानकार है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, मनोज सर है या और भी सर है, या जो भी आपके नोन है, जैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनसे आप जुड़ जाइए। वो आपकी तैयारी को परख सके, समय समय पे आप उनसे बात करेंगे, आप अपनी तैयारी के बारे में बताएंगे, वो आपको समय समय पे परखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो गाइडेंस है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि जिसकी भी तैयारी करें, एक बार जो भी आपके सूटेबल हैं उनसे बात जरूर कर लीजिए। मुझे ये तैयारी करनी है, मुझे कितना समय चाहिए, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना है। आज के टाइम में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अपने पास मैटर ज्यादा है और पढ़ते कम है। तो मैटर लिमिटेड रखिए और जितना ज्यादा पढ़ सकें उतना ही ज्यादा आप है वो सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। कुछ और संदेश देना चाहें सीताराम जी? आपकी ये जो जर्नी है काफी शानदार रही। आपने डूंगर कॉलेज से, डूंगर कंसर्न जैसे छोटा कस्बा है, वहां से आपने शिक्षा स्टार्ट की। डूंगर कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की, आईटी गांधीनगर से आपने एमएससी की, और एमएससी के तुरंत बाद जो शिक्षा जगत का सबसे बड़ा एग्जाम है और आपका पहला एग्जाम है जिसमें आपने 5वीं रैंक हासिल की। बहुत ही एक बड़ा ये अचीवमेंट है, न केवल आपके परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बल्कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए। आपसे काफी लोग मोटिवेट भी हुए होंगे और हमारे भी जो साथी जुड़े हुए हैं वो जरूर मोटिवेट होंगे। तो अगर इनके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट आए या कुछ और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप किस प्रकार इनकी मदद कर सकते हैं? तो थोड़ा सा एक माध्यम बता दीजिए। सर, जैसे कि मैं आपसे तो जुड़ा हुआ ही हूँ, तो आपके थ्रू यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या जैसे भी आप सुटेबल समझे, मैं जो एस्पिरेंट्स है फ्यूचर के, उनके लिए हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया है, अपने ये तो स्टूडेंट हैं तो अपन इनको डांट कर भी बोल सकते हैं, है ना, पूरा हक है। तो आपके मन में जो भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल है वहां पर भेज सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ एज ए मेंटर के तौर पर सीताराम जी है वो जुड़े रहेंगे। तो आप अगर टेलीग्राम पे भेजोगे तो वहां पर भी रिप्लाई देंगे। बाकी जो भी आपकी डाउट हो खुलकर आप बताएं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब सीताराम जी जैसे एक सामान्य विद्यार्थी कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना। तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया और जो हमारे राम परिवार के जो सदस्य हैं उनका आप हौसला अफजाई किया। इसके लिए पूरा राम परिवार एक बार पुनः है हृदय से आपके लिए आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी इस जर्नी में आपका भी पूरा सहयोग रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो साथ है वो बना रहेगा और जो साथी जुड़े हैं उनको और फायदा मिलेगा। ठीक है, सभी साथियों का आप हमारे साथ जुड़े और इसी श्रृंखला में जुड़े रहिए। और भी जो साथी हैं सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने जो रणनीति है, सफल रणनीति, उसको साझा करेंगे। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत आभार।